जरा आप सभी सोच के देखो, आप सभी का फाइनल एग्जाम कितना करीब आ चुका है। आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब पूछेगा, 100% यही सब पूछेगा और एग्जाम में यही सब आता भी है। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, लगभग 10 दिनों से क्लास बंद था और इसका रीजन क्या था मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज के इस क्लास में हम सभी 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आप सभी को सीधे 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में ही देखने के लिए मिलेगा। और मैंने आप सभी को एक बात बता दिया है कि एग्जाम में आप सभी को यही सब पूछेगा, 100% यही सब पूछेगा और आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय में आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगर आप सभी ज्यादा अंक से पास होना चाहते हो तो। चलिए, आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो, या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को बेझिझक शुरू करते हैं। तो चलिए, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, आप सभी आज के क्लास में जितने भी प्रश्न को देखेंगे ये सभी प्रश्न 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जी जान लगा के पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत पढ़ाई कर लो, ठीक है, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% बच्चे को मालूम होगा पुर्तगालियों ने, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो हाईलाइट कर रहा हूं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, ठीक है। और कितने बच्चे को मालूम है कमेंट करके लिख देना, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, एकदम आराम से, ठीक है, एकदम बिहारी स्टाइल में हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखो आप सभी के पास अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। देखो आप सभी क्वेश्चन को अभी याद मत करो, ठीक है, रटते जाओ, क्वेश्चन को रटते जाओ और घोर के पीते जाओ, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखो, सबसे पहला ऑप्शन 1506 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1508 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1510 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1512 ईस्वी में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, ठीक है। चलिए, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी को, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी को अधिकार किया था। आप सभी याद रखना, मैंने आप सभी को बताया है 90% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। देखो, जिसको मालूम है अपने दिमाग में नोट करते जाओ और कमेंट बॉक्स में लास्ट में, ठीक है, क्लास के लास्ट में आप सभी सजेस्ट करके बोलना, ठीक है, यानी कि काउंट करके बोलना आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है, ताकि आप सभी को यह भी पता चल जाएगा कि आप सभी कितने पानी में हो और कितने दूध में हो, ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी को अधिकार किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 2 नंबर में प्रश्न है, अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। जो बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर बेगम हजरत महल, ठीक है। आप सभी जरा सोच के देखो और कमेंट करके बताना, ठीक है। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। 2 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बेगम हजरत महल, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं थंबनेल देखकर यहाँ पर मैं क्या क्या लिखा हूँ पढ़ते जा रहा हूँ, आप सभी को बता जा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल होगा, ठीक है। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बस आप सभी क्वेश्चन को देखते जाओ और हो सके तो आप सभी कॉपी में नोट भी कर लेना, ठीक है। मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, अगर आप सभी वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बहुत ही खास क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय, पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखो, ठीक है। देखो एग्जाम में आप सभी को किस तरह से प्रश्न पूछेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए ओ ह्यूम, ठीक है। बस आप सभी याद रखना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम, ठीक है। और हाँ, अब से क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है, अब से क्लास रेगुलर चलेगा। मैंने आप सभी को बताया था 10 दिन से क्लास बंद था और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यह था, मैं घर में अकेला था, सब काम कर्ज खाना पीना से लेकर के सभी का ऐसे समझो, सभी कार्य काम
सभी कार्य का मतलब घर का जितना भी काम होता है सबको मेरे ऊपर था, ठीक है, मेरे ऊपर सब काम था, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता था, ठीक है। आप सभी को पढ़ाने के लिए मेरे पास समय नहीं था, इसलिए क्लास 2-4 लगभग 10 दिन से क्लास बंद था, ठीक है। अब से क्लास रेगुलर चलेगा। और हाँ, आप सभी कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो, आप सभी कमेंट कर देना, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हो ह्यूम माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। देखो जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है, ठीक है। जब आप सभी हीरे को देखोगे, सबसे पहले जिस टाइम हीरा घिसा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, आप सभी देखोगे तो लगेगा वो एक प्रकार का ईटा है, ठीक है, ईटा जिसे हम सभी घर में यूज करते हैं, ईटा, ठीक है। अगर वो घिस जाता है तो वो इतना चमकता है कि सोचो मत, ठीक है। चलिए ये सब बातें छोड़ो, आप सभी समझ गए होंगे। आज 4 नंबर में प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। बहुत ही खास क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। 16 दिनों तक, 18 दिनों तक, 25 दिनों या 21 दिनों, बताइएगा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। 100% बच्चे को मालूम होगा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 18 दिनों तक चला था, ठीक है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, याद रखना आप सभी। यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, बताइएगा आप सभी। पुनः समझौता, ये सभी क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, ठीक है। यह बात मैं 4 बार तभी से बक चुका हूं। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन 1932 को, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1936, चौथा ऑप्शन 1939, ठीक है। बताइएगा आप सभी पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। नहीं मालूम है, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो याद रखना आप सभी, पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 1932 को, ठीक है। मैं आप सभी को बता दिया 24 सितंबर, याद रखना आप सभी 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर, ठीक है। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया, ठीक है। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया। अल हिलाल का, यंग इंडिया, न्यू इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अल हिलाल का, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था, आप सभी को यही याद रखना है, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद ने किन का प्रकाशन किया था, अल हिलाल का प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। और 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 7 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ये लो, ये तो 80% है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 80% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका। मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, जोधपुर, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, हर बड़ी में टिक किसमें टिक मार देते हैं, मारवाड़, ठीक है। गलत आंसर होगा आप सभी का, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेवाड़, ठीक है। आप सभी को ध्यान से देखना है और अच्छे से आप सभी को टिक मारना है मार्कशीट में, ठीक है। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, मेवाड़, मारवाड़ पर टिक मत मारना आप सभी, मेवाड़ में होगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप सभी। अब देखिएगा 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। बताइएगा आप सभी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। दिल्ली में, आगरा, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, मालूम है आप सभी को। नहीं मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, ठीक है। 5वीं बार यह बात मैं आप सभी को बोल रहा हूं, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा और यही सब आता भी है, ठीक है। चलिए अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं VBI क्वेश्चन, ठीक है, तो आप सभी कमेंट कर देना सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, मैं देखूंगा उस पर, मैं उस पर विचार करूंगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, ठीक है। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात फिर से बता देना चाहता हूं इस क्लास में भी, ठीक है, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन गारंटी के साथ 50% चांस होते हैं वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं, ठीक है। चलिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अजमेर में, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं और बहुत सारे टीचर आप सभी को क्या बताएंगे, फतेहपुर सीकरी, जो कि गलत आंसर होगा, ठीक है। बिहार बोर्ड आप सभी को स्वीकार क्या करेगा, अजमेर में होगा, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, आप सभी को यह याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ठीक है। बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। पुर्तगाल, मोरक्को, जापान, फ्रांस, ठीक है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, बताइएगा आप सभी। इब्न बतूता जो है वह किस देश का निवासी था, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोरक्को का, ठीक है। इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का निवासी था, याद होगा आप सभी को। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप सभी को क्लास में ही सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। जिस बच्चे को एक बार में क्लास में, ठीक है, जिस बच्चे को एक बार में सभी क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं वो बच्चे दोबारा क्लास को देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। गारंटी के
साथ कह सकता हूँ, उस बच्चे को याद हो जाएगा। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। ठीक है, सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, बस आप सभी रटते जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, और एग्जाम आते आते आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, सभी जितने भी मतलब लिस्ट बनाए गए हैं सभी क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से देख लेना, आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल गलत आंसर है। मोहम्मद गजनी, ये होगा सही आंसर। ठीक है, बाबर और अजात शत्रु। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? मुखिया में, संविधान में, राष्ट्रपति में या फिर प्रधानमंत्री में? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताना भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। सर आप सभी सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? ठीक है, देखो मैं आप सभी को क्लास में ना इधर ना उधर का बातें बोलूंगा। ठीक है, इसीलिए ये आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कल भी वीडियो लाना है, उसमें भी कार्य करना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान में होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है, याद रखना आप सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है। डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, देखो मैं आप सभी को क्वेश्चन पढ़ाते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ाते जाऊंगा, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, थोड़ा सा क्लास फास्ट होगा, जल्दी जल्दी आप सभी को क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बताइए डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आप सभी के पास अभी समझने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, समय आप सभी के पास अभी समझने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे अनुसार, और आगे टीचर के अनुसार क्या हो सकता है मेरे को मालूम नहीं। ठीक है, आप सभी के मेरे अनुसार आप सभी के पास अभी समझने का समय नहीं है, क्योंकि आप सभी के पास 2 महीना का 1.5-2 महीना का समय बचा हुआ है। इसी महीना में आप सभी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा अंक से पास होना चाहते हो तो। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, डांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, कमेंट करना आप सभी, डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। ठीक है, डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, वही बच्चे इस चैनल पर टिके हुए हैं। ठीक है, वही बच्चे इस चैनल पर पढ़ाई करते हैं जिस बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा है। ठीक है, जिस बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा है वही बच्चे इस चैनल पर पढ़ाई करते हैं। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइएगा आप सभी, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1919 में, 1918, 1915। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? मालूम है आप सभी को? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है कि नहीं? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और देखो ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर बी है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखना आप सभी, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। अकबर की रचना, ठीक है, अकबरनामा की रचना, सॉरी मिस्टेक हुआ पढ़ने में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? बहुत ही खास क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता या फिर अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 14 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल होगा। ठीक है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। याद होगी आप सभी को, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है, और हाँ, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर लाइव क्लास क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, देखो लाइव क्लास आने के लिए थोड़ा सा सेटअप चाहिए। ठीक है, ना ही मेरे पास लैपटॉप है, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, लगता है कि मोबाइल से बनाया हुआ वीडियो है। ठीक है, आप सभी को लगता है क्या मोबाइल से बनाया हुआ वीडियो है? नहीं लगता होगा। ठीक है, ना मेरे पास लैपटॉप है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे समझो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लाइव आने के लिए मेरे पास सुविधा नहीं है। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, मैं जल्द लाइव आऊंगा। ठीक है, चलिए अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने किया था। ठीक है, देखते हैं 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है। अशोक किस वंश का शासक था? बताइएगा आप सभी, अशोक जो है वह किस वंश का शासक था? नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, मौर्य वंश। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइएगा आप सभी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? अब देखना यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? अगर आप सभी यहाँ पर आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप सभी को एग्जाम में यहाँ पर था ऑप्शन दिखाई दे, अगर आप सभी को एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में यहाँ पर था ऑप्शन दिखाई दे, तो आप सभी को किस में टिक मारना है? मालूम है आप सभी को? मोहनजोदड़ो में टिक मारना है। ठीक है, अगर आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आप सभी को टिक मारना है मोहनजोदड़ो में। अगर आप सभी को ये पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आप सभी को किस में टिक मारना है? पता है आप सभी को?
किस में टिक मारना है, रंगपुर में टिक मारना है। ठीक है, आप सभी को रंगपुर में टिक मारना है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आप सभी को रंगपुर में टिक मार देना है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, लौह युग या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्व पाषाण युग। ठीक है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है। ठीक है, बहुत बच्चे कांस्य युग में टिक मारते हो, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे प्यारे भारत देश किस वर्ष गणतंत्र हुए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनता है, हमारे प्यारे भारत देश किस वर्ष गणतंत्र हुए या फिर हमारे प्यारे भारत देश का संविधान कब निर्माण हुआ था। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश किस वर्ष गणतंत्र हुए, 1950 में, 1948, 1947, 1952 को। ठीक है, बताइएगा आप सभी, हमारे प्यारे भारत देश किस वर्ष गणतंत्र हुए। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइएगा, 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है कि नहीं, 26 जनवरी 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश गणतंत्र मतलब होता है संविधान कब निर्माण हुआ था। ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश का संविधान कब निर्माण हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, या फिर हमारे प्यारे भारत देश किस वर्ष गणतंत्र हुए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए ताजमहल का निर्माण किसने किया, 19 नंबर में क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया। लगभग हम सभी 50 या फिर 40 क्वेश्चन देखेंगे टाइम के अनुसार। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने किया, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, क्या लिखा है, सदाशिव राय। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने किया, मालूम है आप सभी को ताजमहल का निर्माण किसने किया था, नहीं मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शाहजहां। याद रखना आप सभी, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। ठीक है, याद होगा आप सभी को, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, 100% यही सब क्वेश्चन आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए गोपुरम का संबंध किससे है, बताइएगा आप सभी, बहुत बच्चे को मालूम होगा, गोपुरम का संबंध मंदिर से है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, मंदिर से। ठीक है, गोपुरम किससे संबंधित है, गोपुरम मंदिर से संबंधित है। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिएगा 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। बहुत बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, 1921 में, 1920 में, 1925, 1924 में। ठीक है, आप सभी कमेंट करना इन चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1920 में। याद रखना आप सभी, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, 1921 में टिक मार देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, जरा आप सभी पहले क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप सभी क्वेश्चन में टिक मारना, नहीं तो पछताओगे मेरे भाई, पछताओगे। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, 1921 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1921 को। ठीक है, याद होगा आप सभी को, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1920 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1920 में। मैं आप सभी को थोड़ा सा टेस्ट ले रहा था। ठीक है, मैंने आप सभी का थोड़ा सा टेस्ट लिया कि आप सभी कमेंट करते हो, कमेंट कर देना यार। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को आरंभ किया था। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा आप सभी को। अब देखिएगा 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1857 में, 1885 में, 1890 में, 1861 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करना आप सभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नहीं मालूम होगा आप सभी को, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा। ठीक है, लगभग 10% बच्चे को मालूम होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आप सभी को याद रखना है 28 सितंबर 1885 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 सितंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा आप सभी, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1505 में, 1509 में, 1526 में, 1530 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध, ठीक है, द्वितीय नहीं प्रथम बोल रहा है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1500 कब हुआ था, आप सभी कमेंट करना है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या होगा, 23 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 21 अप्रैल 1556। ठीक है, 1556 बोल रहा हूँ, 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब, 21 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आज देखते हैं 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा, 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप सभी को याद रखना है, इंडियन नेशनल, क्वेश्चन को देखो और आंसर को देखो। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। ये लो कौन सा प्रश्न पूछ दिया यार,
महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा होगा। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, चलिए, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? बताइएगा आप सभी, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उर, मंडलम, वलानाडु, कुरम। ठीक है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर उर, हर्षौरा उर। ठीक है, आप सभी अच्छे से ऑप्शन को देखना, उसके बाद टिक मारना। ठीक है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? हर्षौरा उर। ठीक है, चलिए, एकदम बिहारी स्टाइल, एकदम ठेठी भाषा में। ठीक है, हम सभी एकदम भाई एवं बहनों की तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ठीक है, किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, जलालुद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ठीक है, सबको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। याद हो कि आप सभी को, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये लो। ठीक है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मालूम है आप सभी को। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखना आप सभी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब देखिएगा 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1924 में, 1920 में, 1947 में, 1950 में। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने थे। याद रखना आप सभी, 15 अगस्त 1947 को बने थे। ठीक है, 27 मई 1964 तक रहा। ठीक है, ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री बने रहे भारत के। याद रखना आप सभी। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं उसको, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, सॉरी बोलते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? 2024 में क्या बोलते हैं, नाम बिसर जाते हैं, नरेंद्र मोदी, सीधे समझो श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जिसका पूरा नाम है। ठीक है, ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ये भारत के प्रधानमंत्री कब तक बने रहे? मालूम है आप सभी को, 27 मई 1964 ईस्वी तक बने रहे थे। याद रखना आप सभी। ठीक है, आप सभी को यही क्वेश्चन पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। बस आप सभी को याद रखना है कब, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 14, 16, 18, 22। ठीक है, सबको मालूम है 16 नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मैं आप सभी से थोड़ा सा मजाक भी कर लेता हूँ। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है 31 नंबर में, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1964 में, 1944 में, 1945 में, 1948 में। ठीक है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1945 को होगा। ठीक है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? A.V. अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, और तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। ठीक है, आप सभी को कमेंट करना है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, याद रखना आप सभी, पूरे यूट्यूब पर आप सभी को ये सब प्रश्न, ठीक है, ये सभी प्रश्न आप सभी को कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? भगत सिंह, कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी आप सभी क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों लोग को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, मैं टारगेट रखा हूं 2025 क्या बोलते हैं 2026 का फाइनल एग्जाम आते आते, ठीक है, 2026 का फाइनल एग्जाम आते आते इस चैनल पर लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा जाना चाहिए। ये आप सभी का काम है। ठीक है, आप सभी जैसे पूरा हो। ठीक है, बस आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, मैं क्लास रेगुलर लेके आऊंगा। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? क्या होगा? भगत सिंह होगा, कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, रेहला या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा होगा। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्तूप का संबंध किस धर्म से है, ठीक है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर ईसाई धर्म, ठीक है, स्तूप का संबंध, ठीक है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। एक बार फिर से बोल देता हूं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, ठीक है, बोलिएगा 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध धर्म, ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर में, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था, ठीक है, बस आप सभी क्वेश्चन को रटते जाओ, दिमाग में फिट करते जाओ, ठीक है, और एग्जाम आते आते आप सभी हमेशा क्लास करते रहना, ठीक है, ज्यादा अंक लाना चाहते हो तो। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या फिर उत्तरी भारत में, ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था, ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत में, ठीक है, औरंगजेब जो थे वो अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताए थे, याद रखना 100% यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है, सिंधु कानू किस विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है, चलिए बताइएगा आप सभी, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या फिर कामरेड, ठीक है, सिंधु कानू ये दोनों आपस में भाई थे, ठीक है, सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह का, याद रखना आप सभी 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, मैं हर एक क्लास में, सभी क्लास में मैं आप सभी को एक बात बोलता हूं, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, ठीक है, वैसे मैं सभी ऑब्जेक्टिव याद करवा दूंगा, बस आप सभी टेंशन मत लेना, ठीक है। और हाँ एक बात, क्वेश्चन बैंक में एक क्या गलत चीज आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है वो सभी आंसर गलत है, ठीक है, लगभग 1-2 ठो सही होगा, ठीक है, उसके बाद सभी आंसर गलत होगा, ठीक है, जो कि आप सभी का बिहार बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा, आप सभी का नंबर कट सकता है, ठीक है, बस आप सभी अच्छे से देखो क्लास को, सभी क्वेश्चन अगर आप सभी इस चैनल पर, ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप सभी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हो तो समझ लेना आप सभी का क्वेश्चन बैंक का सभी प्रश्न उत्तर याद हो गया है आप सभी को, ठीक है। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, बताइएगा आप सभी, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, पंजाब में, बंगाल में, राजस्थान में या फिर मुंबई में, ठीक है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, ठीक है, 39 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, 39 का राइट आंसर क्या हो सकता है मालूम है आप सभी को, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बंगाल में, ठीक है। मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। हाँ चलिए, सबसे पहले बंगाल और बिहार में, ठीक है, देखो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में और बिहार में लागू किया गया था, ठीक है, उसके बाद वाराणसी और मद्रास के दक्षिणी, ठीक है, वाराणसी और मद्रास के दक्षिणी जिलों में इसको स्थापित किया गया था, आप सभी याद रखना, ठीक है, सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, क्या कहाँ पर, बंगाल और बिहार में, और उसके बाद वाराणसी और मद्रास के दक्षिणी जिलों में स्थापित किया गया था, ठीक है, आप सभी याद रखना 39 का राइट आंसर। अगर आप बस आप सभी को यही क्वेश्चन पूछेगा, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था, आप सभी को किसमें टिक मारना है मालूम है आप सभी को, सबसे पहले याद रखना आप सभी को क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, मैं आप सभी को थोड़ा सा समझाने के लिए ये क्वेश्चन लेके आया था। भारत में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले, ठीक है, आप सभी को एग्जाम में पूछेगा, भारत में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था, सबसे पहले कहां पर, बंगाल और बिहार में, याद रखना आप सभी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, ठीक है, बस आप सभी को किसमें टिक मारना है, बंगाल में टिक मारना है, ठीक है, 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल में, ठीक है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में, उसके बाद वाराणसी और मद्रास के दक्षिण जिलों में स्थापित किया गया था, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के वर्तमान, सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है ना, हाँ सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 40 क्वेश्चन हम सभी आज के क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है, ये 40 क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, बिहार बोर्ड 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। भारत के वर्तमान, ये लो यार कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, श्री, सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए आई होप कि आप सभी को आज के क्लास में मजा आया होगा और आप सभी को सभी प्रश्न उत्तर याद हो गए होंगे टिप्स एंड ट्रिक्स से, ठीक है। अगर आप सभी को सभी प्रश्न उत्तर याद नहीं हुए तो आप सभी क्लास को दोबारा अप्लाई करके देख लेना, आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।